हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन चैप्टर। तो मैं आगे जो इसमें बताऊंगा ये हो गया जैसे सैलो फाउंडेशन, डेफिनीशन फॉर शेयर क्राइटेरिया, आगे है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, और आगे है इसमें मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बीयरिंग कैपेसिटी, टरजागीज थ्योरी, और यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं टरजागीज इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, ये इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेरिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन है। यहाँ पे मेयरहॉफ थ्योरी और ये इसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे इस फुटिंग के लिए कैसे हम लोग लोड कैलकुलेट करेंगे, और फिर आगे बात करते हैं प्लेट लोड टेस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच लोड इज फाइनली ट्रांसमिटेड टू द सॉइल। तो फाउंडेशन स्ट्रक्चर का वो भाग होती है जिसमें स्ट्रक्चर का जो पूरा लोड है, एक सेल्फ वेट है, ऊपर से जो लोड आ रहा होगा एक्स्ट्रा सुपर इम्पोज्ड लोड, तो वो फाइनली फाउंडेशन से होता हुआ सॉइल में ट्रांसमिट होता है। द फेलियर ऑफ फाउंडेशन इज ड्यू टू। तो फाउंडेशन का फेलियर कितने प्रकार से हो सकता है। नंबर एक है सेटलमेंट ऑफ सॉइल ऑब्लिक फाउंडेशन विच इज कॉल्ड सेटलमेंट फेलियर। या तो सॉइल का सेटलमेंट हो जाए तो उसको सेटलमेंट फेलियर कहेंगे। सेकंड है स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन ऑब्लिक सॉइल, सच फेलियर इज कॉल्ड शेयर फेलियर। और दूसरा फेलियर कौन सा है, या तो स्लाइडिंग और स्लिपिंग हो जाए फाउंडेशन की, तो उसको हम लोग शेयर फेलियर बोलते हैं। द फाउंडेशन शुड बी सेफ in above failures, hence the allowable load in foundation is minimum of the above two mentioned criteria। तो जो फाउंडेशन है उस पे इतना लोड आना चाहिए कि वो फेल ना हो जाए। अगर मान लीजिए फाउंडेशन पे 3 किलो न्यूटन लोड आ रहा है और उससे सेटलमेंट फेलियर हो रहा है, और 5 किलो न्यूटन लोड आ रहा है उससे स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है, तो जो मिनिमम अलाउबल लोड होगा वो 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा होगा तो पहले ही फाउंडेशन फेल हो जाएगी सेटलमेंट में, लेकिन स्लाइडिंग में फेल नहीं होगी। द अलाउबल लोड इन फाउंडेशन इज मिनिमम ऑफ द एबव टू मेंशन्ड क्राइटेरिया। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम लोड आएगा जिसमें वो फेल होगी, वही अलाउबल लोड हम लोग लेंगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे देखिए फुटिंग क्या होती है। फुटिंग, ये हम लोगों ने पहले बेस बना दिया, उसके ऊपर कॉलम खड़ा किया, उसको फुटिंग बोलते हैं। और फाउंडेशन क्या होती है, इसमें हम लोगों ने एक साथ बनाया है, जो बेस है और कॉलम एक साथ इसमें कंक्रीटिंग की है, इसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन हो गई है, ये इसकी डेप्थ हो गई है, ये जीएल हो गई है, ग्राउंड लेवल हो गया है। ग्राउंड लेवल से इसके बेस तक की जो डेप्थ है उसको डीएफ बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन है इसकी बिर्थ बी हो गई है, इसकी चौड़ाई बी हो गई है। तो सैलो फाउंडेशन की बात करते हैं। एज पर टरजागी डीएफ बाई बी रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो बिर्थ से कम होगी या बिर्थ के बराबर होगी, तो उसको हम लोग सैलो फाउंडेशन कहेंगे। डीप फाउंडेशन कब होगी, एज पर टरजागी इफ डी एफ बाई बी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। जो डेप्थ है वो ब्रेथ से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डीप फाउंडेशन बोलेंगे। एज पर स्कैम्पटन डी एफ बाई बी रेशियो लेस देन 2.5। यानी जो डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 2.5 बी से कम होना चाहिए। यानी अगर हम लोग ब्रेथ का 2.5 गुना कर दें तो उससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग सैलो फाउंडेशन बोलेंगे। और डीप में डी एफ बाई बी का रेशियो 2.5 से ज़्यादा होगा। अब आगे बात करते हैं ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस। जो सैलो फाउंडेशन होती है उसमें ओनली बेस रेजिस्टेंस होता है, आधार से रेजिस्टेंस होता है। और जो डीप फाउंडेशन होती है उसमें ड्यू टू साइड एंड बेस रेजिस्टेंस दोनों होते हैं, साइड से भी रेजिस्टेंस होता है। जब हम लोग डीप फाउंडेशन को सॉइल में बनाते हैं तो इसका जो है बेस से भी रेजिस्टेंस मिलता है और ये साइड से भी फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे ड्यू टू साइड एंड बेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलो फाउंडेशन की बात करते हैं। ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, फुटिंग और दूसरा है राफ्ट ऑब्लिक मैट फाउंडेशन। तो फुटिंग कितने प्रकार की हो गई है, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्प्रेड। तो इसके आप नाम भी ध्यान में रखिए कौन सी किस प्रकार होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा जाता है अ स्ट्रिप फाउंडेशन या अ स्ट्रैप फाउंडेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाउंडेशन किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर।
और जो कंबाइंड फुटिंग है उसको रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल में बांटा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो आइसोलेटेड फुटिंग है, ये एक कॉलम हो गया है और ये नीचे बेस हो गया है फुटिंग का। तो यहाँ पे जो बेस है या तो वो सर्कुलर हो सकता है, ये सर्कुलर हो गया है प्लान, और ये इस पे ये कॉलम है, या इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है और इस पे जो कॉलम है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बना है। यहाँ पे दूसरी है कंबाइंड फुटिंग, इसको दो भागों में बांटा गया है, रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, एक फुटिंग देते हैं और इस पे एक से अधिक कॉलम खड़े हैं। एक खड़ा है, ये Q1 इस पे लोड आ रहा है, और ये दूसरा कॉलम हो गया है, इस पे Q2 लोड आ रहा है। अगर जो लोड आ रहे हैं Q1 बराबर Q2, तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर देंगे, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर बना देंगे अगर दोनों लोड सेम आ रहे हैं Q1 और Q2। अगर Q1 की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ का हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगी ट्रेपेजॉइडल। यहाँ पे Q1 ज़्यादा आ रहा है तो इस साइड का एरिया बढ़ा दिया है, तो ये हो गई है ट्रेपेजॉइडल। ये हो गई है राफ्ट ऑब्लिक मैट फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे कॉलम एक ही बेस पे लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 कॉलम एक ही बेस पे लगे हैं, तो इसको हम लोग राफ्ट ऑब्लिक मैट फाउंडेशन बोलते हैं। अगली हो गई है वॉल कंटिन्यूअस ऑब्लिक स्ट्रिप फुटिंग। तो जो भी हम लोग वॉल के नीचे, दीवार के नीचे फुटिंग बनाते हैं वो स्ट्रिप फुटिंग होती है। इसमें जो लेंथ ऑफ फुटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये देखिए इसकी लेंथ ऑफ फुटिंग बहुत ज़्यादा है, और जबकि इसकी विड्थ कम है। अगली है स्प्रेड फुटिंग। तो इसमें जो है नीचे चौड़ी होती चली जाती है फुटिंग, ये ऊपर कॉलम खड़ा है और उसके बाद नीचे ये चौड़ी होती चली जाएगी। अगली है स्ट्रैप फुटिंग। तो इसमें क्या है, ये एक स्लोपिंग ग्राउंड हो गया है, ये कॉलम इस फुटिंग पे खड़ा है और ये वाला कॉलम इस फुटिंग पे खड़ा है, और इसको हम लोग एक टाई बीम से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। और ये हो गई है पाइल फाउंडेशन, यहाँ पे ये पाइल्स लगी हैं। आगे बात करते हैं गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन। तो क्या गाइडलाइन है, टाइप ऑफ सॉइल एंड लोडिंग कंडीशन सूटेबल फाउंडेशन। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल और लोडिंग कंडीशन दी गई है और उसके लिए कौन सी फाउंडेशन सूटेबल होगी तो वो यहाँ पे दी गई है। तो पहले नंबर की है स्ट्रक्चरल लोड इज लेस एंड सॉइल इज मीडियम टू डेंस, तो इसके लिए हम लोग सैलो फाउंडेशन यूज करेंगे। दूसरा है स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी एंड सॉइल is medium to loose, either raft or deep foundation. Load is very heavy and soil is medium to loose, तो उसके लिए राफ्ट प्लस पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। चौथा है लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, तो वेल फाउंडेशन यूज करेंगे। जो भी ब्रिजेस जहाँ पे रेलवे के पुल निकले होते हैं या रोड पुल निकले होते हैं तो उनमें जो है हम लोग वेल फाउंडेशन का यूज करते हैं। वेल लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, नदियों में वेल फाउंडेशन बनाते हैं। पांचवें नंबर की है स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू इज मोर देन 35%, देन सैलो फाउंडेशन इज नॉट एडिक्वेट, इधर राफ्ट और डीप फाउंडेशन यूज करते हैं। छठवें नंबर का है फुटिंग एरिया इज मोर देन 40% ऑफ द प्लिंथ एरिया, तो उसके लिए इधर राफ्ट और कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। सातवें नंबर का है सॉइल इज लूज सैचुरेटेड सैंड विच इज प्रोन टू लिक्विफेक्शन, तो उसके लिए कॉम्पैक्शन पाइल यूज करते हैं। आठवें नंबर का है फॉर इंडिविजुअल हाउसेज और लाइट बिल्डिंग्स 2 to 4 स्टोरी स्ट्रिप और आइसोलेटेड फुटिंग यूज करते हैं। नौवें नंबर का इफ सॉइल इज एक्सपेंसिव हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई है, इसमें हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, इधर फ्लोटिंग और बैलेंसिंग राफ्ट और अंडर रीम्ड पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। नोट देखते हैं क्या है, फ्लोटिंग फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन in which weight of soil excavated is equal to the weight of structure plus weight of foundation plus applied load। तो फ्लोटिंग फाउंडेशन में क्या होता है, जो सॉइल होती है हम लोग उसको खोदते हैं, उसका वेट कितना होता है, उस सॉइल का वेट होता है स्ट्रक्चर की लोड प्लस अप्लाइड लोड प्लस जो फाउंडेशन का लोड है, उनको तीनों को मिला के उतनी ही वेट की सॉइल खोद देते हैं। तो अब जो हम लोग फाउंडेशन और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब फर्दर सेटलमेंट सॉइल का नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन। इट मींस नेट इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉइल विल बी नेग्लिजिबल, हेंस सेटलमेंट विल बी नेग्लिजिबल एंड सॉइल बिकम safe in settlement criteria। Shallow foundation, shallow foundation should be safe in settlement criteria as well as in shear criteria। तो जो shallow foundation है वो settlement failure और shear failure दोनों में safe होना चाहिए। सेफ लोड अगेंस्ट शेयर क्राइटेरिया,
safe bearing capacity in shear into area of footing, safe load against settlement criteria, safe bearing pressure in settlement into area of footing. For design, minimum of the above criteria should be adopted. तो डिजाइन के लिए इनमें से जो भी कम लोड होगा वो हम लोग लेंगे। अगर शेयर में जल्दी फेल हो रही है तो शेयर वाला लोड लेंगे, अगर सेटलमेंट में जल्दी फेल हो रही है तो सेटलमेंट वाला लोड लेंगे डिजाइन के लिए। आगे बात करते हैं ग्रॉस प्रेशर क्या होता है। इट इज द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल ऑब्लिक फुटिंग एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग। तो देखिए ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, ये फुटिंग हो गई है और ये GL हो गया है और इस पे Q लोड आ रहा है, एक्स्ट्रा अप्लाइड लोड है। तो यहाँ पे बेस ऑफ द फुटिंग ग्रॉस प्रेशर QG आएगा और QG की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके ऊपर जो भी सॉइल है उसका लोड प्लस अप्लाइड लोड, ये दोनों को ऐड करके इसके बेस के एरिया से भाग देंगे तो जो भी प्रेशर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर। द ग्रॉस प्रेशर QG may be greater, equal or smaller than bearing capacity. For design, gross pressure should be less than safe bearing capacity. तो जो ग्रॉस प्रेशर है वो सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो जो ग्रॉस प्रेशर है वो सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए, नहीं तो सॉइल फेल हो जाएगी, या तो शेयर में फेल हो जाएगी या सेटलमेंट में फेल हो जाएगी। In this analysis, difference between unit weight of soil and concrete is neglected. तो जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं तो ये जो फाउंडेशन है ये कंक्रीट की बनी है और यहाँ पे सॉइल है, तो इसका जो यूनिट वेट है वो 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है और जो सॉइल का यूनिट वेट है वो 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो इसमें हम लोग जो है डिफरेंस हो गया है 4 का, ये हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको बराबर मान लेते हैं। नेट प्रेशर क्या होता है, इसको हम लोग QN से डिनोट करते हैं। It is that part of gross pressure at the base of footing which is in excess to the initial effective overburden pressure. तो देखिए यहाँ पे बेस ऑफ द फुटिंग है, यहाँ पे इस सॉइल का जो यहाँ सॉइल पहले से मौजूद है इसका जो प्रेशर है वो पहले से ही आ रहा होगा और यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा लोड लगाया है Q, इसके कारण जो प्रेशर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रेशर। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर at the base of footing which is in excess to the initial effective overburden pressure. तो उस प्रारंभ में जो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा था उसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने प्रेशर लगाया Q लोड के कारण उसको हम लोग नेट प्रेशर बोलते हैं। तो QN बराबर QG माइनस सिग्मा बार। यहाँ पे देखिए जो टोटल स्ट्रेस है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर होती है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, और पोर वाटर प्रेशर U बराबर होता है गामा W इंटू एच, जितनी हाइट तक पानी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए इन फाउंडेशन, अगर जो फाउंडेशन है बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है तो गामा ऑलवेज गामा सबमर्ज लेंगे हम लोग। तो QN बराबर हो गया QG माइनस गामा डैश इंटू DF, ये गामा सबमर्ज्ड हो गया है। इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट, नेट प्रेशर QN इक्वल टू QG माइनस गामा DF इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पे जरा टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक सॉइल का सैंपल हो गया है और इसकी जो हाइट है वो H हो गई है और जो पानी का लेवल है वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस होगी उसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। टोटल स्ट्रेस यहाँ पे जो यूनिट वेट सॉइल का होगा वो होगा गामा सेट। तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस हो जाएगी, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग एक्स प्लेन पे, तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस होगी वो होगी गामा सेट इंटू एच, और यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर होगा उसको हम लोग U लिखते हैं गामा W इंटू एच। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी सिग्मा बार बराबर सिग्मा माइनस U। तो यहाँ पे गामा सेट इंटू एच माइनस गामा W इंटू एच, तो यहाँ पे H कॉमन ले लेंगे तो गामा सेट माइनस गामा W, ये होता है गामा सबमर्ज्ड। तो ये हो गया गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। तो यहाँ पे वही लिखा है गामा सबमर्ज्ड इंटू DF, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, यहाँ पे हम लोगों ने H डेप्थ ली थी। इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट तो गामा डैश हो जाएगा, इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट देन गामा इंटू DF। यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया नेट प्रेशर का QN बराबर Q अप्लाइड अपॉन एरिया, जो भी यहाँ पे जो नेट लोड है
वो क्यू अप्लाइड है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लोड लगा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसको हम लोग नेट प्रेशर बोलते हैं। आगे बात करते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। इसको हम लोग क्यू यू से डिफाइन करते हैं। इट इज दैट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर। तो ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होता है जो फाउंडेशन के बेस पे हम लोग लगा सकते हैं विदाउट शेयर फेलियर। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल जस्ट फेल इन शेयर। तो ये वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर होता है जिसपे सॉइल बिल्कुल शेयर में फेल होने वाली होती है। मान लीजिए ये जो 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो हम लोग फाउंडेशन पे लगा सकते हैं जिससे कि सॉइल का शेयर फेलियर ना हो। और इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल जस्ट फेल इन शेयर। तो ये वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर है, अगर इससे हम लोग थोड़ा भी ज्यादा करेंगे 10.01 तो वो सॉइल शेयर में फेल हो जाएगी। इसलिए इसको बोल रहे हैं इट इज दैट मिनिमम ग्रॉस प्रेशर। और इसको बोल रहे हैं इट इज दैट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, यानी ये वो मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। सेकंड नंबर की बात करते हैं नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसको हम लोग क्यू एन यू से डिनोट करते हैं। इट इज दैट मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शेयर फेलियर। तो ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर होता है जो हम लोग फुटिंग के बेस पे लगा सकते हैं विदाउट शेयर फेलियर। और इट इज द मिनिमम नेट प्रेशर एट विच द सॉइल जस्ट फेल इन शेयर। तो क्यू एन यू बराबर हो गया क्यू यू माइनस सिग्मा बार। नेट निकाल रहे हैं जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना जो लोड लगाने की वजह से, ये तो शुरू ही से आ रहा था सिग्मा बार। इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट तो क्यू एन यू बराबर क्यू यू माइनस गामा डैश डी एफ। इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट देन क्यू एन यू बराबर क्यू यू माइनस गामा डी एफ। आगे बात करते हैं नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्यू एन एस। It is that net pressure which can be applied safely at the base of footing without risk of shear failure। तो ये वो नेट प्रेशर होता है जो हम लोग फुटिंग के बेस पे लगा सकते हैं विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। मतलब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है तो इसमें हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे दिया। तो क्यू एन एस बराबर क्यू एन यू अपॉन एफ। यहाँ पे एफ जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो क्यू यू माइनस सिग्मा बार अपॉन एफ। जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2.523 लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बार बराबर गामा इंटू डी एफ। यूज गामा डैश इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट। आगे बात करते हैं सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। इसको हम लोग क्यू एस या क्यू सेफ लिखते हैं। इट इज दैट ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग विच कैन बी अप्लाइड सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। तो ये वो ग्रॉस प्रेशर होता है जो हम लोग फुटिंग के बेस पे लगा सकते हैं विदाउट रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। यहाँ पे शेयर फेलियर का कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब हम लोगों ने इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे दिया। तो क्यू एस बराबर क्यू एन एस प्लस सिग्मा बार। सिग्मा बार तो यहाँ पे पहले से ही आ रहा है, यहाँ पे क्यू एन एस हम लोगों ने निकाला है। ये बिल्कुल सेफ नेट प्रेशर है क्यू एन एस। तो क्यू एन एस बराबर हम लोगों ने लिख दिया क्यू एन यू बाई एफ यहाँ से और प्लस सिग्मा बार। और आगे क्यू यू माइनस सिग्मा बार बाई एफ प्लस सिग्मा बार। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। यूज गामा डैश इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज प्रेजेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 2.523 लेते हैं। यहाँ पे नोट देखते हैं क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू क्यू एन यू विच इज इंक्रीमेंट इन द प्रेशर ऑन द सॉइल बट नॉट टू सिग्मा बार। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम लोग क्यू एन यू में लगाते हैं क्योंकि यही जो लोड है वो हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जो सिग्मा बार है उसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो पहले से ही लोड आ रहा है, इसको हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज एक्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम ऑफ पीरियड। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज यूजुअली डिटरमाइंड बाई। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो क्यू सेफ बराबर इस फॉर्मूले से निकल के आती है क्यू यू माइनस सिग्मा बार अपॉन एफ प्लस सिग्मा बार। क्यू यू माइनस सिग्मा बार अपॉन एफ प्लस सिग्मा बार। बट फॉर रफ कैलकुलेशंस इट कैन बी कैलकुलेटेड एज क्यू एस बराबर क्यू यू बाई एफ। तो जो ये क्यू है वो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे दिया तो इसको रफ कैलकुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखते हैं तीसरा, सेफ लोड कैसे निकलेगा। क्यू सेफ बराबर क्यू सेफ इंटू एरिया ऑफ फुटिंग। ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो गई है और एरिया ऑफ फुटिंग, तो टोटल लोड निकल जाएगा सेफ। सेटलमेंट क्राइटेरिया। A footing should be designed such that maximum settlement is restricted below the permissible values permitted by coastal agencies BIS। तो एक फुटिंग इस प्रकार से डिजाइन की जानी चाहिए कि जो
मैक्सिमम सेटलमेंट है वो एक परमिसिबल वैल्यू के अंदर ही हो, उससे ज़्यादा ना हो जो कोडल एजेंसी ने प्रोवाइड किए हैं। इट इज़ ऑलरेडी द सेफ सेटलमेंट, हैंस फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो परमिसिबल वैल्यू कोड ने प्रोवाइड किए हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से ही लगा हुआ है, तो इसमें आगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर पब्लिक नेट सेफ bearing pressure. It is the net increase in pressure at the base of foundation without risk of settlement failure. This can be found using empirical equation given by Tange, Peck, Hansen, Meyerhoff and plate load test. तो नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर इन इक्वेशंस से निकाला जा सकता है जो इन लोगों ने दी हैं। यहाँ पे ये क्यू नेट है, ये फुटिंग हो गई है, इसकी जो डेप्थ हो गई है वो ग्राउंड लेवल से इसके बेस तक की डी एफ हो गई है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, और ये सेटलमेंट हो गया है एस एफ, परमिसिबल सेटलमेंट गिवन बाई आई एस कोड। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, अगर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा तो जो बियरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, जैसे यूनिट वेट हो गया, उसका कोहेजन हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, तो ये भी बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन बना रहे हैं, स्ट्रिप, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, राफ्ट, कौन सी बना रहे हैं। चौथा पॉइंट है साइज ऑफ फुटिंग, डेप्थ एंड विड्थ भी बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, तो ग्राउंड स्लोप हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है। नेचर ऑफ लोडिंग, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, तो एसेंट्रिक लोडिंग क्या होती है, मान लीजिए ये कॉलम हो गया है और इसका ये सेंटर हो गया है, अगर यहाँ पे सेंटर पे लोड आ रहा है तो ये कहलाएगी कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, अगर लोड इसके सेंटर से हट के आ रहा है तो ये कहलाएगी एसेंट्रिक लोडिंग। अगला पॉइंट है इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल मास, तो प्रारंभ में कितनी स्ट्रेस आ रही है सॉइल पे, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल है या ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल कौन सी होती है, मान लीजिए ये सॉइल हो गई है, हम लोगों ने ये सॉइल यहाँ पे खोद दी, अब हम लोगों ने यहाँ पे फाउंडेशन बनाई, ये हम लोगों ने फाउंडेशन यहाँ पे बना दी, तो इसके जो नीचे सॉइल पे जो पहले मान लीजिए इस सॉइल के कारण यहाँ पे प्रेशर आ रहा था 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अब फाउंडेशन बनाई और इसके ऊपर से जो ऊपर से लोड आ रहा है सुपर इम्पोज्ड लोड, अगर वो 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है फाउंडेशन को मिला के, तो ये सॉइल कहलाएगी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अगर जो लोड है वो 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है तो ये सॉइल कहलाएगी नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। 8वें नंबर का पॉइंट है टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर, कौन सा शेयर फेलियर हो रहा है, जनरल हो रहा है, लोकल हो रहा है या पंचिंग शेयर फेलियर हो रहा है। तो ये शेयर फेलियर क्या होते हैं, तो चलिए ये पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर, इट अकर्स इन सैलो फाउंडेशन, तो ये सैलो फाउंडेशन में होता है। व्हेन प्लेस्ड ऑन मीडियम टू डेंस सैंड, तब ये सैलो फाउंडेशन मीडियम टू डेंस सैंड में बनाई जाती है। एट द टाइम ऑफ फेलियर फाउंडेशन गेट टिल्टेड एंड हीविंग विल अकर, तो फेलियर के समय जो फाउंडेशन है वो टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है और हीविंग होती है, मतलब जो सॉइल है फाउंडेशन के आसपास की वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। एट द साइड्स बिफोर फेलियर सेटलमेंट स्मॉल एंड नेग्लिजिबल stress zone will extend it up to the GL. If load versus settlement curve is plotted, then clear cut failure point is obtained. अगर लोड और सेटलमेंट का कर्व बनाते हैं तो एक क्लियर कट पॉइंट मिलता है। तो ये हो गया है जनरल शेयर फेलियर, ये फाउंडेशन हो गई है, और ये जो स्ट्रेस जोन है ये देखिए जीएल तक जा रहा है, ये हो गया है जीएल, जीएल तक एक्सटेंड हो रहा है। और हीविंग, ये सॉइल यहाँ पे हीव हो गई है, यहाँ उठ गई है सॉइल ऊपर की तरफ, और ये मीडियम टू डेंस सैंड हो गई है। और ये लोड सेटलमेंट कर्व देखिए, ये लोड की एक्सेस हो गई है और ये सेटलमेंट की एक्सेस हो गई है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेटलमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इस लोड पे यहाँ पे जो सॉइल है वो फेल हो जाती है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस लोड पे सेटलमेंट होता ही चला जा रहा है, बिना लोड बढ़ाए सेटलमेंट होता चला जा रहा है। तो ये पॉइंट कहलाता है फेलियर पॉइंट। अगला फेलियर है लोकल शेयर फेलियर, इट अकर्स इन लूज सैंड और सॉफ्ट क्लेज, तो ये लूज सैंड और सॉफ्ट क्लेज में होता है। इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो ये भी सैलो फाउंडेशन में होता है। बिफोर फेलियर लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड, तो फेलियर से पहले लार्ज सेटलमेंट होता है। देखिए ये सेटलमेंट हो गया, पहले ये इनिशियल पोजीशन थी, फिर फाइनल पोजीशन ये हो गई है। और जो स्ट्रेस जोन है वो
जीएल तक नहीं जा पाता है, ये नीचे ही रह गया स्ट्रेस जोन। लूज और सॉफ्ट क्लेज में होता है। देयर मे बी लिटिल और नो हीविंग एट द साइट, तो यहाँ पे कोई हीविंग नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। इफ लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड देन प्रोग्रेसिव फेलियर इज अकर्स। ये हो गया लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व। तो यहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट होता जा रहा है, सेटलमेंट होता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव फेलियर है। इसमें कोई क्लियर कट पॉइंट फेलियर का नहीं मिलता है, जबकि जनरल शेयर फेलियर में ये क्लियर कट पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट के आगे ऐसी लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट होता चला जाता है। अगला है पंचिंग शेयर फेलियर। इट अकर्स इन डीप फुटिंग एंड पाइल्स विच आर प्लेस्ड ऑन लूज सैंड और सॉफ्ट क्लेस। तो ये डीप फुटिंग में होता है और यह पाइल्स में होता है, जब इनको हम लोग लूज सैंड और सॉफ्ट क्लेस में बनाते हैं। इट इज़ नॉट द कॉमन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो ये सैलो फाउंडेशन में नहीं पाया जाता है। ये हो गई है डीप फाउंडेशन, और यहाँ पे ये सॉइल यहाँ से शेयर हो गई है, कट हो गई है, और जो यहाँ पे आसपास का जोन है ये अनस्ट्रेस्ड रहता है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आती है। इन दिस फेलियर सॉइल बिलो द फाउंडेशन गेट्स कट ऑफ फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल बाय शेयरिंग एंड एक्सेसिव लार्ज सेटलमेंट विल रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो कट जाती है और लार्ज सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो बगल वाली सॉइल है ये अनस्ट्रेस्ड रहती है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता है। द एडजेसेंट सॉइल मास रिमेन्स अनस्ट्रेस्ड, देयर विल बी नो टिल्टिंग और नो हीविंग एट द साइट। तो इसमें जो फाउंडेशन है उसमें कोई झुकाव नहीं होता है और ना ही हीविंग होती है। इसका लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे लोड कम बढ़ रहा है जबकि सेटलमेंट ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पे लोड कम बढ़ा, सेटलमेंट ज़्यादा हो गया है। तो ये हो गया है पंचिंग शेयर फेलियर। ये हो गया है लोकल शेयर फेलियर के लिए ग्राफ, और ये हो गया है जनरल शेयर फेलियर के लिए ग्राफ। यहाँ पे नोट की बात करते हैं, जनरल शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर। तो सैंड के लिए जो फ्रिक्शन एंगल है वो 36 से ज़्यादा होता है, और जो लोकल शेयर फेलियर के लिए है वो 28 डिग्री से कम होता है। एसपीटी नंबर 30 से ज़्यादा होता है जनरल शेयर फेलियर के लिए, और लोकल शेयर फेलियर के लिए 5 से कम होता है। डेंसिटी इंडेक्स आईडी की वैल्यू 70% से ज़्यादा होती है जनरल शेयर फेलियर के लिए, और लोकल शेयर फेलियर के लिए 30 से कम होती है। वॉइड रेशियो 0.55 से कम होता है जनरल शेयर फेलियर के लिए, और लोकल शेयर फेलियर के लिए इसकी वैल्यू 0.75 से ज़्यादा होती है। किले की बात करते हैं, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो जनरल शेयर फेलियर के लिए 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है, और जबकि लोकल शेयर फेलियर के लिए 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होती है। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। पहला है स्टैटिक और एनालिटिक मेथड, सेकंड है फील्ड मेथड। इसमें भी कई प्रकार के हैं, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट सीपीटी। तो पहले नंबर की बात करते हैं स्टैटिक और एनालिटिक मेथड। तो पहले नंबर की इलास्टिक थ्योरी है, और यहाँ पे अर्थ प्रेशर थ्योरी है, और यहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी है। तो हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है तो प्लास्टिक थ्योरी में वो है टर्जागीज थ्योरी, स्कैम्पटन थ्योरी, मेयरहोफ थ्योरी एंड आईएस कोड मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्जागीज थ्योरी। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर प्रेंडटल्स थ्योरी। तो ये प्रेंडटल्स थ्योरी के ऊपर इम्प्रूवमेंट था। प्रेंडटल्स कंसीडर्ड द बेस ऑफ फुटिंग टू बी स्मूथ। प्रेंडटल ने माना जो फुटिंग का बेस है वो स्मूथ होता है, वेयर एज टर्जागी कंसीडर्ड द बेस ऑफ फुटिंग इज रफ। जबकि टर्जागी ने जो फुटिंग का बेस है वो रफ लिया। तो टर्जागीज की क्या एजम्पशंस रही हैं, तो पहले नंबर की है फाउंडेशन इज सैलो। तो उन्होंने जो फाउंडेशन ली है वो सैलो ली है। DF/B रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है सैलो फाउंडेशन के लिए। यहाँ पे DF डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गई है और B विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गई है। सेकंड एजम्पशन है बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ। थर्ड हो गई है एजम्पशन की फुटिंग इज कंटिन्यूअस और स्ट्रिप फुटिंग, यानी जो फुटिंग की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी विड्थ के कंपेयर में। इट मेक्स एनालिसिस 2 डायमेंशनल along द विड्थ एंड डेप्थ ओनली। तो लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग लेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं और ओनली विड्थ और डेप्थ को कंसीडर करते हैं, इसलिए जो एनालिसिस है वो 2 डायमेंशनल हो गया है। अगली एजम्पशन है फेलियर इज जनरल शेयर फेलियर। तो इन्होंने जो फेलियर है वो जनरल शेयर फेलियर लिया। 5वें नंबर का पॉइंट है एट द टाइम ऑफ फेलियर सॉइल रीचेस इनटू प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो फेलियर के समय जो सॉइल है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है। तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें परमानेंट चेंज हो जाता है, यानी स्ट्रेस हटाने पे फिर जो सॉइल है फिर वो अपनी पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी।
छठवां है द स्ट्रेस जोन ऑफ द सॉइल एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल ओनली बट नॉट अप टू द जीएल। तो जो स्ट्रेस जोन है वो ओनली फाउंडेशन लेवल तक ही एक्सटेंड होता है, जबकि जीएल तक नहीं आता है, ग्राउंड लेवल तक नहीं आता है। सातवें नंबर की एजम्पशन है द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल above the foundation is ignored. It means only the base resistance is considered and side resistance is ignored. तो टरजागीज ने क्या किया, ये मान लीजिए ये फाउंडेशन हो गई है, तो इन्होंने जो है सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो बेस से लिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगेगा, और इन्होंने जो साइड से रेजिस्टेंस लगना था वो नहीं कंसीडर किया, इसलिए ये ओनली सैलो फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो स्ट्रेस जोन है देखिए ये फाउंडेशन लेवल तक ही एक्सटेंड है, ये जीएल तक एक्सटेंड नहीं है, ये हो गया है ग्राउंड लेवल, ये ओनली फाउंडेशन के लेवल तक ही एक्सटेंड है। नोट क्या है, इट इज द मेन रीजन ड्यू टू विच दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीप फुटिंग। तो यही मेन रीजन था कि इन्होंने जो शेयर रेजिस्टेंस है वो साइड से नहीं लिया, ओनली बेस से लिया। तो यहाँ से ओनली बेस से जो रेजिस्टेंस आ रहा है और साइड से नहीं आ रहा है, जबकि डीप फाउंडेशन में जो रेजिस्टेंस है वो साइड से भी कंसीडर करते हैं, यहाँ से साइड से भी फ्रिक्शन लगता है। आठवें नंबर की एजम्पशन है द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सरचार्ज Q बराबर गामा इंटू डी। तो इस फाउंडेशन के लेवल की यहाँ की जो सॉइल है इसको रिप्लेस्ड कर देते हैं एक इक्विवेलेंट सरचार्ज से, जिसको गामा इंटू डी बोल रहे हैं। Q बराबर गामा इंटू डी यहाँ पे आ जाएगा, Q बराबर गामा इंटू डी यहाँ पे आ गया। डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गई है DF, और गामा यूनिट वेट यहाँ की सॉइल का हो गया है, तो इसको एक इक्विवेलेंट सरचार्ज से रिप्लेस कर दिया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है परमानेंट फेलियर, ये हो गया है रप्चर प्लेन। 9वें नंबर की एजम्पशन है द लोड इज वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक। जो लोड है वो वर्टिकल है, इंक्लाइंड नहीं है, और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब बिल्कुल सेंटर में लग रहा है, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है लोड में। 10वें नंबर की एजम्पशन है ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एंड फाउंडेशन लेवल इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। तो ग्राउंड सरफेस और फाउंडेशन लेवल दोनों ही हॉरिजॉन्टल कंसीडर किए हैं इन्होंने। अगली एजम्पशन है वाटर टेबल इज बियॉन्ड द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेसिंग, इट मीन्स इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसीडर्ड। तो इन्होंने जो है वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं लिया है, इन्होंने जो वाटर टेबल माना है वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये हो गई है फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन का लेवल हो गया है, फाउंडेशन की बिर्थ B हो गई है, और यहाँ पे जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक्सटेंड होता है ओनली B तक, यानी जितनी बिर्थ ऑफ फुटिंग होती है उतनी ही डेप्थ तक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये जोन फर्स्ट, ये सेंट्रल जोन हो गया है, ये रेडियल जोन हो गया है, और ये लीनियर शेयर जोन हो गया है। ये Q बराबर गामा इंटू डी इक्विवेलेंट सरचार्ज है, ये एंगल 45 माइनस 5/2 हो गया है। तो यहाँ पे जोन फर्स्ट की बात करते हैं, सेंट्रल जोन, ये सेंट्रल जोन हो गया है। सॉइल गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ फुटिंग, हेंस इट रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम। तो जो सेंट्रल जोन है इसमें सॉइल कॉम्पैक्टेड हो जाती है और फुटिंग का पार्ट बन जाती है और इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है। तो इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब हम लोग स्ट्रेस हटा लेते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाते हैं, तो वो इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। सेकंड जोन है रेडियल शेयर जोन, इट रिमेन्स इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। द फेलियर सरफेस ऑफ द रप्चर प्लेन of zone second is circular in clayey soil and log spiral in sand and silt। तो जो रेडियल शेयर जोन है ये क्ले सॉइल के लिए इसका जो शेप है वो सर्कुलर होता है, और सैंड एंड सिल्ट के लिए लॉग स्पाइरल होता है। थर्ड जोन की बात करते हैं रैंकाइन पैसिव जोन और लीनियर शेयर जोन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 माइनस 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो थर्ड जोन है लीनियर शेयर जोन, ये 45 माइनस 5/2 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। नोट क्या है, द स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल एक्सटेंड टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ B बिलो द फाउंडेशन लेवल वेयर B इज बिर्थ ऑफ फुटिंग। तो जो स्ट्रेस जोन है वो मैक्सिमम B डेप्थ तक जा सकता है, और जो B है वो बिर्थ ऑफ द फुटिंग है। देखिए फाउंडेशन लेवल क्या होता है, ये GL हो गया है, ये ग्राउंड लेवल है, और इसके नीचे जो ये फाउंडेशन बनी है ये कहलाता है फाउंडेशन लेवल, और इससे जो है B डेप्थ तक ही ओनली स्ट्रेस जोन एक्सटेंड कर पाएगा। आगे बात करते हैं टरजागीज इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग। फैमिली इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग। QU बराबर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के लिए क्या इक्वेशन हो गई है, QU बराबर CNC प्लस QNQ प्लस हाफ B गामा N गामा। तो QU बराबर CNC प्लस Q की जगह हम लोगों ने रखा गामा इंटू DF, जो इक्विवेलेंट सरचार्ज से रिप्लेस किया था,
प्लस हाफ बी गामा एन गामा। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले पॉइंट की, गामा इन सेकेंड टर्म। तो ये जो सेकेंड टर्म में गामा है इज फॉर द सॉइल एबव द फाउंडेशन लेवल। तो ये फाउंडेशन लेवल के ऊपर की सॉइल के लिए गामा है। गामा इन थर्ड टर्म इज फॉर द सॉइल बिलो द फाउंडेशन लेवल। तो जो गामा इन थर्ड टर्म में है तो वो फाउंडेशन के लेवल के नीचे की सॉइल के लिए है, ये गामा इन थर्ड टर्म। सी यूनिट कोहेजन फॉर द सॉइल बिलो द फुटिंग। एन सी एन क्यू एंड एन गामा आर टर्जागीज bearing capacity factor which depends upon friction angle phi of the soil only। तो जो एन सी एन क्यू एंड एन गामा है ये टर्जागीज के बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हैं जो ओनली फ्रिक्शन एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले लिखे हैं, ए बराबर ई की पावर 3 पाई/4 माइनस 5/2 इंटू 10 फाई। तो यहाँ पे हम लोग फाई की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग एन क्यू एन सी एंड एन गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो एन क्यू बराबर है ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एन सी बराबर कॉट फाइव ए स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 5/2 -1। और एन गामा बराबर हाफ के पी अपॉन कॉस स्क्वायर 5 - 1 इंटू 10 फाइव। नो नीड टू लर्न। तो इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। स्पेशल केस फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल और क्ले। तो इसके लिए जो क्ले है उसके लिए फाई बराबर 0 होता है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर 0 होता है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे फाई बराबर 0 वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है, एन सी बराबर 5.7, एन क्यू बराबर 1, एन गामा बराबर 0। देखिए एक वैल्यू हम लोग निकाल के देख लेते हैं, एन क्यू बराबर 1 कैसे आई। यहाँ पे हम लोगों ने फाई बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे फाई बराबर 0 रखा तो 10 0 बराबर 0 और ऊपर 0 हो गया पूरा, तो ई की पावर 0 बराबर 1। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आ गई। अब हम लोगों ने एन क्यूब में रखा ए की वैल्यू 1, ऊपर 1 हो गया अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस फाइव की वैल्यू 0 रखी तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे 1 बचा ऊपर 1, तो एन क्यू की वैल्यू 1 हो गई है। तो ऐसे ही ये निकल के आ जाती है। तो जो फॉर्मूला है वो बन गया क्यू यू बराबर 5.7 सी। यहाँ पे था सी एन सी, तो सी और एन सी की वैल्यू 5.7, क्यू एन क्यू। तो क्यू बराबर था गामा डी एफ और एन क्यू बराबर 1 और हाफ बी गामा एन गामा। तो एन गामा बराबर 0, तो ये थर्ड टर्म पूरा 0 हो गया। तो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी बराबर क्यू यू माइनस सिग्मा बार। तो ये सिग्मा बार बराबर होता है गामा इंटू डी एफ। तो ये ओनली बची है 5.7 सी। आगे ये फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आईएएस और गेट में। फॉर स्ट्रिप फुटिंग जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। फॉर स्क्वायर फुटिंग क्यू यू बराबर 1.3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। फॉर सर्कुलर फुटिंग क्यू यू बराबर 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। फॉर रेक्टेंगुलर और राफ्ट जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा क्यू यू बराबर 1 प्लस 0.3 बी बाई एल सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1 माइनस 0.2 बी बाई एल हाफ बी गामा एन गामा। चेक बी बराबर एल। अगर हम लोगों को इसको चेक करना है तो इसमें बी बराबर एल रखिए तो ये निकल के आ जाएगा स्क्वायर फुटिंग के लिए। यहाँ पे रख के देख लीजिए बी बराबर एल रखते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू 1 माइनस 0.2। यहाँ पे एल रखा तो 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, तो यानी 0.8 और यहाँ पे हाफ है तो यहाँ से 0.8 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा 0.4 बी गामा एन गामा। तो ये निकल के आ जाएगा स्क्वायर के लिए। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्कुलर फुटिंग के लिए यहाँ पे जो बी है वो डाया है सर्कुलर फुटिंग का। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर द शेयर फेलियर। इन above equations general shear failure is considered but soil may fail in local shear। तो टर्जागीज ने जो ली थी एजम्पशन में वो जनरल शेयर फेलियर लिया था, जबकि जो सॉइल है वो लोकल शेयर फेलियर में भी फेल हो सकती है। देन यूज मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ शेयर पैरामीटर्स सी एम एंड फाई एम। अब हम लोग मॉडिफाई वैल्यूज यूज करेंगे। मॉडिफाई वैल्यू फाई की जगह फाई एम यूज करेंगे। विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट एन सी एन क्यू एंड एन गामा। तो सी एम बराबर हो जाएगा मॉडिफिकेशन वैल्यू 2/3 सी और जो 10 फाई एम बराबर हो जाएगा 2/3 10 फाई। तो फाई एम बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स, ये 10 यहाँ पे चला गया 10 इनवर्स 2/3 10 फाई।
तो अब हम लोग फाई की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे एनसी, एनक्यू एंड एन गामा निकालने के लिए। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेरिंग कैपेसिटी। तो वाटर टेबल का बेरिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसी का पूरा डेरिवेशन करेंगे, कैसे फॉर्मूले निकलते हैं वो सब देखेंगे। ये हो गया है जीएल, ग्राउंड लेवल, और ये बनी है फाउंडेशन, और ये हो गया है फाउंडेशन लेवल, और ये बिर्थ हो गई है फाउंडेशन की बी, और ये डेप्थ हो गई है ग्राउंड लेवल से डीएफ नीचे, और यहाँ से फाउंडेशन के लेवल से ये बी डेप्थ हो गई है। जो स्ट्रेस जोन है वो मैक्सिमम फाउंडेशन लेवल से बी डेप्थ तक ही एक्सटेंड कर सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये डिफरेंट जोन हो गए हैं, ये जोन 1 हो गया है, जोन सेकंड, और ये जोन थर्ड। तो पहले वाटर टेबल यहाँ पे था, और दूसरे केस में यहाँ पे है, तीसरे केस में यहाँ पे है, और जो इनकी डेप्थ है वो Z3 है, Z2 है और Z1 है। यहाँ से फाउंडेशन के लेवल से यहाँ तक ये Z1 डेप्थ है, जो कि बी से ज्यादा है। तो जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला था वो था क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। तो देखते हैं केस 1 क्या है। व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन फर्स्ट एट अ डेप्थ Z1 फ्रॉम फाउंडेशन लेवल सच दैट Z1 ग्रेटर देन बी। तो जब वाटर टेबल जोन 1 में है, यानी यहाँ पे है, और इसकी जो डेप्थ है वो बी से ज्यादा है, यानी यहाँ पे कोई स्ट्रेस जोन नहीं है, जो स्ट्रेस जोन है वो ओनली बी डेप्थ तक ही होता है। तो जोन फर्स्ट इज बिलो द स्ट्रेस जोन, देयरफॉर वाटर टेबल इन दिस जोन विल नॉट इन्फ्लुएंस द बेरिंग कैपेसिटी। तो जो वाटर टेबल है वो जोन फर्स्ट में है, तो वो बेरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि जो स्ट्रेस जोन है वो ओनली यहाँ तक है। केस सेकंड की बात करते हैं। व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन सेकंड, जब वाटर टेबल जोन सेकंड में है, यानी यहाँ पे है, और इसकी जो डेप्थ है वो Z2 है फाउंडेशन के लेवल से। व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन सेकंड एट अ डेप्थ Z2 बिलो द फाउंडेशन लेवल, तो जो Z2 की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है और इक्वल है, और B से कम है और इक्वल है B के। यानी जो Z2 की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है या 0 के इक्वल है, यानी यहाँ भी हो सकता है वाटर टेबल, या B से कम है या B के बराबर है, यानी यहाँ पे भी वाटर टेबल हो सकती है। In this case, first term and third term of bearing capacity equation will be affected, whereas second term will remain unaffected. तो जो bearing capacity है QU, इसका जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म, ये ओनली अफेक्ट होंगे, सेकंड टर्म अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें Q बराबर होता है गामा इंटू डी एफ, और जो गामा होता है वो एबव द फाउंडेशन लेवल हम लोग लेते हैं। गामा मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एबव द फाउंडेशन लेवल लेते हैं। तो यहाँ पे कोई वाटर टेबल इसको अफेक्ट नहीं करेगी, ओनली फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ही अफेक्ट होंगे। टू अकाउंट फॉर वाटर टेबल इफेक्ट इधर यूज इफेक्टिव पैरामीटर्स सी डैश एंड फाइव डैश एंड इफेक्टिव यूनिट वेट गामा डैश, और यूज्ड वाटर टेबल करेक्शन। तो वाटर टेबल का इफेक्ट कंसीडर करने के लिए या तो इफेक्टिव पैरामीटर्स सी डैश फाइव डैश यूज करते हैं और गामा डैश, या वाटर टेबल करेक्शन लगाते हैं हम लोग। जनरली इफेक्ट ऑन सी एंड फाइव इज इग्नोर्ड। तो जनरली जो सी और फाइव पे इफेक्ट पड़ता है वो इग्नोर कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ डेटा, बट इफेक्ट ऑन यूनिट वेट इज कंसीडर्ड, हेंस इफेक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज निग्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है सी एन सी, तो यहाँ पे सी पे जो इफेक्ट है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो इफेक्ट ऑन फर्स्ट टर्म है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, ओनली थर्ड टर्म पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो यूनिट वेट है वो चेंज हो रहा है। सी डैश इक्वल टू, ये इफेक्टिव पैरामीटर्स हो गए हैं सी डैश एंड फाइव डैश, तो सी डैश इक्वल टू सी मान लेते हैं और फाइव डैश इक्वल टू फाइव इन एब्सेंस ऑफ डेटा। ईदर यूज इफेक्टिव पैरामीटर्स और यूज्ड वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो दोनों ही केस देखते हैं। अगर हम लोग इफेक्टिव पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं तो क्यू यू बराबर हो गया सी डैश एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा इफेक्टिव। यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं इंटू एन गामा। अब जो गामा इफेक्टिव है वो Z2 इंटू गामा बल्क प्लस बी माइनस Z2 इंटू गामा सबमर्ज्ड अपॉन बी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखिए वाटर टेबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे गामा इफेक्टिव, तो यहाँ पे जो सॉइल होगी उसका यूनिट वेट होगा गामा बी बल्क यूनिट वेट, तो गामा बी इंटू Z2, और यहाँ के जो नीचे की सॉइल है वो डेप्थ हो जाएगी बी माइनस Z2 इंटू गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि यहाँ की सॉइल डूबी हुई है पानी में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और अपॉन बी, ये यही लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे Z2 इंटू गामा बी प्लस बी माइनस Z2 इंटू गामा सबमर्ज्ड
अपॉन बी इफ Z2 इक्वल टू 0। अगर Z2 बराबर 0 है यानी जो वाटर टेबल है वो फाउंडेशन लेवल पे आ गई है, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट फाउंडेशन लेवल। तो जो गामा थर्ड टर्म में है वो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि अब जो पूरी सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है। जो वाटर टेबल है यहाँ पे Z2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी जो वाटर टेबल है अब वो यहाँ पे आ गई है। तो जो पूरा यहाँ पे जो गामा है वो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगी। गामा सेकेंड टर्म का गामा ही रहेगा क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यू यू बराबर हो गया सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा सबमर्ज्ड इंटू एन गामा इफ Z2 बराबर 0 है। इफ Z2 बराबर बी, यानी अब जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे है बी डेप्थ पे, तो उसके लिए जो गामा इफेक्टिव थर्ड टर्म में होगा वो गामा के इक्वल होगा, गामा बल्क के इक्वल होगा। तो क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा, नो चेंज क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर टेबल अब इफेक्ट नहीं डाल रहा है। यूज वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, तो क्यू यू बराबर सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी आर गामा स्टार इंटू गामा एवरेज इंटू एन गामा। तो यहाँ पे जो आर गामा स्टार है वो है करेक्शन फैक्टर, और इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस Z2 बाई बी। यहाँ पे गामा एवरेज निकालेंगे, गामा बल्क इंटू Z2 प्लस बी माइनस Z2 इंटू गामा सैचुरेटेड बाई बी। देखिए ये फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे सिर्फ गामा सैचुरेटेड ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने गामा सबमर्ज्ड लिया था, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड ले रहे हैं बाई बी। इफ Z2 बराबर 0 यानी ग्राउंड वाटर टेबल इज एट फाउंडेशन लेवल, तो Z2 बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर गामा स्टार बराबर ओनली हाफ बचेगा, तो गामा एवरेज थर्ड टर्म में गामा सेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे Z2 बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो ये ओनली बचेगा गामा सेट। Z2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे B इंटू गामा सेट बाई बी, तो B से B कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये ओनली गामा सेट बचेगा। तो क्यू यू बराबर सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी हाफ गामा सेट इंटू एन गामा। देखिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है और ये वाला जो फॉर्मूला ये सेम है, क्योंकि जो सॉइल का हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि गामा सबमर्ज्ड बराबर होता है हाफ गामा सेट, गामा सबमर्ज्ड बराबर होता है हाफ गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे यही लिखा है, देखिए गामा सबमर्ज्ड बराबर हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ गई है हाफ गामा सैचुरेटेड, तो ये सेम ही फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो गामा थर्ड टर्म में है ये गामा सबमर्ज्ड कैसे निकला है, यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले में Z2 बराबर 0 रखा है, तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया वैल्यू, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा डैश बचेगा ओनली। गामा थर्ड टर्म के लिए गामा डैश। केस थर्ड की बात करते हैं, व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन थर्ड एट अ डेप्थ Z3 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो Z3 है वो 0 से ज्यादा हो गया या इक्वल होगा और DF से कम होगा या इक्वल होगा, तो ये हो गया Z3, यानी जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे GL पे भी आ सकता है, तो Z3 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे Z3 की वैल्यू DF के बराबर भी हो सकती है, यानी जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे भी आ सकती है। तो पहला पॉइंट है, इन दिस केस ऑल द थ्री टर्म विल बी अफेक्टेड बट इफेक्ट ऑन फर्स्ट टर्म इज नेग्लिजिबल। तो इस केस में जो तीनों टर्म है वो अफेक्टेड होंगे, बट जो फर्स्ट टर्म है उस पर जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। सेकंड है, इधर यूज इफेक्टिव पैरामीटर्स और यूज वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो इफेक्टिव पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं या वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर हम लोग लगा सकते हैं, तो इधर यूज इफेक्टिव पैरामीटर। तो यहाँ पे देखते हैं जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला था वो क्यू यू बराबर सी डैश एन सी प्लस गामा इफेक्टिव, क्योंकि इस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है वाटर टेबल का, इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सबमर्ज्ड इंटू एन गामा। यहाँ पे गामा सबमर्ज क्यों लिया है, क्योंकि जो यहाँ पे जो गामा है वो बिलो द फाउंडेशन लेवल है और यहाँ की जो सॉइल है वो पूरी पानी में डूबी हुई है, इसलिए यहाँ पे गामा सबमर्ज लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे गामा इफेक्टिव सेकंड टर्म के लिए Z3 इंटू गामा बी प्लस डी एफ माइनस Z3 इंटू गामा सबमर्ज्ड बाई डी एफ। अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का चैप्टर क्लियर है तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने गामा इफेक्टिव का लिखा था वो था गामा इफेक्टिव बराबर Z3, इसके ऊपर की सॉइल गामा बल्क, बल्क यूनिट वेट होगा यहाँ की सॉइल का, प्लस यहाँ की जो डेप्थ बची है वो है DF माइनस Z3, DF माइनस Z3, और यहाँ की जो सॉइल है उसका जो
यूनिट वेट होगा वो होगा गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि ये पानी में डूबी हुई है, अपॉन डीएफ। क्योंकि अगर ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो ये जो यूनिट वेट की यूनिट होती है वो होती है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ Z3 बराबर 0, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट GL, ग्राउंड लेवल पे आ गई वाटर टेबल, तो हम लोगों ने Z3 इक्वल टू 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, Z3 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये डीएफ बचेगा, तो फिर डीएफ से डीएफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा गामा सबमर्ज्ड। यानी जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ गई है तो गामा जो सेकंड टर्म का है वो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा, और गामा थर्ड टर्म का है वो गामा सबमर्ज्ड ही रहेगा। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू यू बराबर सी डैश एन सी प्लस गामा सबमर्ज्ड डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सबमर्ज्ड एन गामा, और यूज्ड वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, तो इससे भी सेम फॉर्मूला निकलेगा क्यू यू बराबर सी डैश एन सी आर क्यू स्टार गामा एवरेज डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी हाफ गामा सेट इंटू एन गामा। क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है बिलो द फाउंडेशन लेवल, तो यहाँ पे जो गामा सबमर्ज्ड है वो होता है हाफ गामा सेट के बराबर, हाफ गामा सैचुरेटेड के बराबर। तो जो आर क्यू स्टार है उसका फॉर्मूला हो गया हाफ 1 प्लस Z3/df, और जो गामा एवरेज सेकेंड टर्म के लिए होगा वो होगा गामा बी Z3 प्लस DF माइनस Z3 इंटू गामा सैचुरेटेड। यहाँ पे गामा सैचुरेटेड है जबकि यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड था बाई DF। इफ Z3 इक्वल टू 0, यानी जो ग्राउंड वाटर टेबल है अब वो GL पे आ गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे, Z3 बराबर 0 रखेंगे तो आर क्यू स्टार बराबर हाफ निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे Z3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो गामा एवरेज सेकंड टर्म के लिए निकल के आ जाएगा गामा सेट। तो क्यू यू बराबर सी डैश एन सी, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है आर क्यू की हाफ निकल के आई है, और गामा एवरेज की गामा सेट डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 हाफ गामा सैचुरेटेड एन गामा। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। यहाँ पे जो गामा सबमर्ज्ड है इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा हाफ गामा सेट, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार आप पूरा देख लीजिए। ये स्पेशल केस की बात करते हैं फॉर कोइजनलेस सॉइल। जो कोइजनलेस सॉइल होती है वो सैंड होती है, क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। तो यहाँ पे जो सी बराबर 0 होता है सैंड के लिए कोइजन, इफ ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस टू ग्राउंड लेवल। अब जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल तक आ गई है, तो यहाँ पे गामा की जगह गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा इंटू डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी, यहाँ पे गामा की जगह गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा इंटू एन गामा, और गामा सबमर्ज की जगह हम लोग रख सकते हैं हाफ गामा सैचुरेटेड। तो ये फॉर्मूला बन गया है हाफ गामा सैचुरेटेड इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी हाफ गामा सैचुरेटेड इंटू एन गामा। नोट की बात करते हैं, इन सैंडी सॉइल द बेयरिंग कैपेसिटी इज डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग। तो जो सैंडी सॉइल है उसमें जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो फुटिंग की विड्थ पे डिपेंड करती है। इफ वाटर टेबल इज राइजेस टू ग्राउंड लेवल इन सैंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस्ड बाई 50%। अगर जो ग्राउंड वाटर है वो GL तक आ जाता है तो जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो 50% तक कम हो जाती है। स्पेशल केस सेकंड क्या है, फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, यानी क्ले के लिए बात करते हैं, इसके लिए फाई की वैल्यू 0 होती है, तो NC बराबर 5.7 हो जाएगा, NQ बराबर 1 और N गामा बराबर 0। तो QU बराबर NC की जगह हम लोगों ने रखा 5.7 प्लस गामा DF NQ की जगह रखा 1, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बचा QU बराबर 5.7 C प्लस गामा DF इफ ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस टू ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे जो C है वो C डैश हो जाएगा, इफेक्टिव पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, और ये जो गामा है वो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा। नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी QNU बराबर QU माइनस गामा सबमर्ज्ड इंटू DF। तो ये ओनली बचेगा 5.7 C डैश। यहाँ पे जो C डैश है वो इक्वल टू हम लोग C ले रहे हैं। नोट थर्ड की बात करते हैं, इनके लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए, जो क्ले के लिए जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो फुटिंग की विड्थ पे डिपेंड नहीं करती है। चौथा हो गया, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज नियरली अनअफेक्टेड बाय द राइज ऑफ वाटर टेबल। तो जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा अगर जो वाटर टेबल है वो राइज भी करता है। स्कैम्पटन थ्योरी, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल ओनली क्ले। तो जो स्कैम्पटन की थ्योरी है ये ओनली क्ले के लिए एप्लीकेबल है,
प्योर कोहेसिव सॉइल यानी इसके लिए जो फाई की वैल्यू है वो 0 होती है, फाई यानी इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट है बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस बोथ आर कंसीडर्ड इन दिस थ्योरी, हैंस एप्लीकेबल फॉर शैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन। तो इस थ्योरी में जो है बेस रेजिस्टेंस और साइड रेजिस्टेंस दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए ये शैलो और डीप दोनों ही फुटिंग के लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस आता है उसको बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये शैलो फुटिंग हो गई है। और अगर ये मान लीजिए डीप फुटिंग हो गई है तो इसमें बेस से भी रेजिस्टेंस आता है और साइड से भी रेजिस्टेंस आता है। तो इसमें जो है दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए ये शैलो और डीप दोनों ही फुटिंग के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी इज गिवन एज क्यू एन यू बराबर सी एन सी। तो ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया है जरा ये देखिए। जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। तो ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए फॉर्मूला है जो टरजागी ने दिया था। अगर हम लोग यहाँ पे किले की बात करते हैं तो किले के लिए जो एन क्यू की वैल्यू है वो 1 हो जाती है और एन गामा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो क्यू यू बराबर सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। तो जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी हो गई है वो हो गई है सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। अब यहाँ पे लिखा है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। तो जो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होती है क्यू एन यू बराबर अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस गामा इंटू डी एफ। तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट की सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। तो जो क्यू बराबर होता है वो होता है गामा इंटू डी एफ और एन क्यू बराबर 1 है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू एन यू बराबर बचेगा सिर्फ सी एन सी। तो ये हो गया क्यू एन यू बराबर सी एन सी। एन सी इज स्कैम्पटन बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन डी एफ बाई बी रेशियो। यहाँ पे डी एफ है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, बी है ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जो एन सी है वो स्कैम्पटन बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है और जो कि डी एफ बाई बी रेशियो पे डिपेंड करता है। तो केस 1 की बात करते हैं। जब डी एफ बाई बी का रेशियो इक्वल टू 0 है यानी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो इक्वल टू 0 है, यानी जो फुटिंग है वो जीएल पे है, ग्राउंड लेवल पे है। तो फॉर स्ट्रिप फुटिंग एनसी की वैल्यू 5 होगी। फॉर स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और राफ्ट फुटिंग के लिए एनसी की वैल्यू 6 होगी। केस सेकंड की बात करते हैं। जब डी एफ बाई बी का रेशियो 2.5 से ज़्यादा है या इक्वल है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए एनसी की वैल्यू 7.5 होगी। स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, राफ्ट के लिए एनसी की वैल्यू 9 होगी। केस थर्ड की बात करते हैं। जब डी एफ बाई बी का रेशियो 0 से ज़्यादा है और 2.5 से कम है। यहाँ पे 2.5 से ज़्यादा था और इक्वल था, यहाँ पे कम है। फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो एनसी का फॉर्मूला हो जाएगा वो 5 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। यहाँ पे डी एफ हो गई है डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये मान लीजिए जीएल हो गया है ग्राउंड लेवल। तो जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक हो जाएगी डेप्थ ऑफ फुटिंग, और ये हो गई है ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग। फॉर स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग के लिए जो एनसी का फॉर्मूला है वो एनसी बराबर 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। फॉर रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट फुटिंग के लिए एनसी बराबर 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी इंटू 1 प्लस 0.2 बी बाई एल। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, अगर b बराबर l रखते हैं तो ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए निकल के आता है कि नहीं। यहाँ पे रखिए b बराबर l, तो ये b से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1.2 और 1.2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये निकल के आ गया 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। तो ये निकल के आ गया फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला ये सेम निकल के आ गया। तो देखिए ये पूरा स्कैम्पटन थ्योरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगली थ्योरी की बात करते हैं, मेयरऑफ थ्योरी। दिस थ्योरी इज मोस्ट जनरलाइज्ड थ्योरी इन विच शेप, डेप्थ एंड इंक्लिनेशन फैक्टर आर कंसीडर्ड। तो इस थ्योरी में हम लोग शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर लेते हैं टू अकाउंट फॉर शेप ऑफ फुटिंग, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, राफ्ट, वेरिएशन ऑफ डेप्थ, शैलो और डीप फुटिंग एंड फॉर इंक्लिनेशन ऑफ लोड, वर्टिकल और इंक्लाइंड।
तो जो ये फैक्टर हैं, सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर, ये बता रहे हैं। सेफ फैक्टर बता रहा है कि फुटिंग की शेप कैसी है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या राफ्ट है। वेरिएशन ऑफ डेप्थ, जो फुटिंग है वो सैलो है या डीप है। और जो इंक्लिनेशन फैक्टर है वो बता रहा है कि जो लोड है वो वर्टिकल है या इंक्लाइंड है। नोट की बात करते हैं। इन दिस थ्योरी द स्ट्रेस जोन कंसीडर्ड इज टू बी एक्सटेंडेड अप टू GL। तो मान लीजिए ये एक फुटिंग हो गई है, ये ग्राउंड लेवल हो गया है और ये फुटिंग का लेवल हो गया है, फुटिंग का लेवल। तो इसमें हम लोग लेते हैं जो स्ट्रेस जोन है वो ग्राउंड लेवल तक एक्सटेंड कर गया है, ये हो गया है स्ट्रेस जोन। Therefore, this theory is applicable for both shallow and deep foundation। इसलिए ये थ्योरी shallow and deep दोनों फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है। Whereas Tarjagi considered the stress zone to be extended up to foundation level only। तो जो टरजागी ने लिया था वो स्ट्रेस जोन ओनली फाउंडेशन लेवल तक ही कंसीडर किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाउंडेशन लेवल हो गया है। Hence, side resistance was not considered। Therefore, Tarjagi theory is applicable only for shallow footing। तो इसमें जो है साइड रेजिस्टेंस हम लोग नहीं ले पाते हैं टरजागी की थ्योरी में, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रेस जोन है वो ओनली फाउंडेशन लेवल तक ही लिया है। इसलिए ये थ्योरी ओनली सैलो फुटिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, टरजागी की थ्योरी। तो यहाँ पे जो मेयर ऑफ का फॉर्मूला निकल के आता है अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का, वो हो गया QU बराबर CNC ISD। इसको आप ऐसे याद रखिए, ISD हम लोग जो कॉल करते हैं इंटरनेशनल ISD। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे CCC लगा दिए, यहाँ पे प्लस QNQ ISD, यहाँ पे QQQ लगा दिए, यहाँ पे हो गया प्लस 0.5 B गामा N गामा ISD, यहाँ पे गामा 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 लगा दिए। तो यहाँ पे SC SQ एंड S गामा है सेफ फैक्टर, DC DQ एंड D गामा है डेप्थ फैक्टर, IC IQ एंड I गामा है इंक्लिनेशन फैक्टर। नोट की बात करते हैं। इफ टोटल लोड Q ऑन द फुटिंग एक्ट्स इसेंट्रिकली, यानी ये जो लोड आ रहा है Q ये इसेंट्रिकली आ रहा है, यानी ये जो फुटिंग हो गई है ये इसके सेंटर पे काम नहीं कर रहा है, ये EX इसेंट्रिसिटी पे काम कर रहा है। It means line of action of Q is not passing through the center of gravity of footing area, then width and length B and L should be reduced such that load will act at the CG of reduced area to determine the safe bearing capacity। अब जो लोड है वो यहाँ पे सेंटर से नहीं जा रहा है, तो अब हम लोग इसका जो एरिया है वो इस तरीके से रिड्यूस करते हैं फुटिंग का कि जो ये लोड है ये इसके CG से होके जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाए। तो देखिए ये पहले फुटिंग की जो विड्थ है वो पूरी B हो गई है यहाँ से यहाँ तक, और जो इसकी लेंथ है वो L हो गई है। ये X एक्सेस हो गई है, ये Y एक्सेस हो गई है। तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वो हो गई है EX, और यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वो है EY, और जो लोड है वो यहाँ पे Q पे काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये पूरी L थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बची है वो बची है L/2, और ये है EY। तो ये वाली लेंथ बची है L/2 माइनस EY। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका डबल करना है, तो L/2 माइनस EY यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी L-2EY। L/2 माइनस EY प्लस L/2 माइनस EY, तो ये हो जाएगी L-2EY। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी B-2EX। तो ये इसकी लेंथ निकल आई और इसकी विड्थ भी निकल आई इस एरिया की। यहाँ पे जो B डैश निकल के आई है वो है B-2EX, और जो L डैश है नई लेंथ वो है L-2EY। तो अब जो ये लोड है वो इस एरिया पे सेंटर पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो A डैश हो जाएगा वो हो जाएगा B डैश इंटू L डैश। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला था QU बराबर CNC ISD प्लस QNQ ISD प्लस 0.5, यहाँ पे जो है B होता है तो यहाँ पे हम लोग B डैश लेंगे, ये B डैश हो गया B-2EX गामा N गामा ISD। यहाँ पे सेफ बीयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है QU माइनस सिग्मा बार बाई F प्लस सिग्मा बार। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया तो आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे सेफ लोड हो जाएगा Q सेफ बराबर Q सेफ इंटू एरिया ऑफ फुटिंग। एरिया ऑफ फुटिंग हो गया है B डैश इंटू L डैश। IS कोड मेथड का फॉर्मूला क्या है? QU बराबर अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है QU बराबर CNC ISD प्लस QNQ ISD प्लस 0.5
बी गामा एन गामा आई एस डी इंटू आर गामा स्टार। यहाँ पे जो आर गामा स्टार है उसका फॉर्मूला है हाफ 1+Z2/B। यहाँ पे जो Z2 है वो 0 से ज़्यादा है और इक्वल है, और B से कम है और इक्वल है B के। बिलो फाउंडेशन लेवल, यहाँ पे इस Z2 की बात कर रहे हैं, ये फाउंडेशन का लेवल हो गया है बिलो फाउंडेशन लेवल। अगर जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे आ गया तो Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे है तो Z2 की वैल्यू B के इक्वल हो जाएगी, और Z2 की वैल्यू 0 और B के बीच वेरी करेगी। तो यहाँ पे ये यही वैल्यू लिखी है बिलो फाउंडेशन लेवल। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फील्ड मेथड। इसमें प्लेट लोड टेस्ट है, एसपीटी टेस्ट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।